बेटा और बेटी में फर्क। दिल्ली के एक छोटे से शहर में अनिल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। अनिल एक रिटेल स्टोर का मालिक था। उसका कारोबार तो बड़ा था, लेकिन उसकी सोच काफी छोटी थी। अनिल की शादी को 2 साल ही हुए थे और उन्हें कोई संतान भी नहीं थी। लेकिन अनिल अक्सर अपनी पत्नी से कहता, सुनीता, मुझे तो बस लड़का ही चाहिए। लड़का वंश का कुलदीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके दूसरे के घर चली जाती है। जीवन भर हम उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अंत में वो चली ही जाएंगी। लेकिन लड़का जीवन भर हमारे साथ रहेगा। जी ऐसा नहीं है, आजकल तो लड़कियां भी बहुत आगे हैं, बल्कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां नाम रोशन कर रही हैं। चुप करो, मुझे बस लड़का ही चाहिए। अगर लड़की आई तो मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगा। ऐसा कहकर अनिल वहां से गुस्से में चला जाता है और सुनीता उदास हो जाती है। कुछ महीनों के बाद सुनीता को एक बेटी होती है, लेकिन अनिल उस बेटी को अपनाने से मना कर देता है और उस लड़की को किसी मंदिर के नदी के किनारे पर रख आता है और बेचारी सुनीता कुछ बोल भी नहीं पाती। कहाँ है मेरी बच्ची? उसे कहाँ छोड़ा है तुम? मैं उसे वहीं छोड़ाया जहां उसे होना चाहिए था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे सिर्फ लड़का ही चाहिए। अगर तुम भी उसके साथ जाना चाहती हो तो चली जाओ। ऐसा कहकर अनिल वहां से गुस्से में चला जाता है और सुनीता अकेले में ही अपने आप से कहती है, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं ला सकती। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ बापूजी भी कई साल पहले ही मुझे छोड़कर चले गए। अगर वो होते तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हें लेके माँ बापूजी के घर चली जाती। लेकिन अगर तुम्हें मैं अभी लेके आ गई तो तुम्हारे पिताजी हम दोनों को घर से निकाल देंगे। फिर मैं तुम्हें कैसे पालूंगी, क्या खिलाऊंगी, कहाँ रखूंगी? ऐसे तो तुम मर जाएगी। क्या पता तेरी किस्मत अच्छी हो और कोई अच्छा सा आदमी भगवान भेज दे और तुझे एक अच्छे माँ बाप नसीब हो जाए। ऐसा कहकर सुनीता बहुत जोर जोर से रोने लगती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर सुनीता फिर से गर्भवती हो जाती है और इस बार सुनीता को 2 बेटे हो जाते हैं। सुनीता बेटों को जन्म तो दे देती है, लेकिन उसकी तबीयत अब बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और बच्चों के जन्म के 2 साल बाद सुनीता का निधन हो जाता है और फिर अनिल ही अपने दोनों बेटों को बड़ा करता है। समय बीतता है और दोनों बच्चे, जिनका नाम राम और किशन रखा गया था, वो बड़े हो जाते हैं और अच्छी नौकरी में लग जाते हैं। और भारी नुकसान के कारण अनिल को अपनी रिटेल शॉप बंद करनी पड़ जाती है। बेटा राम और बेटा किशन, बेटा हमें भारी नुकसान के कारण ये रिटेल शॉप बंद करना पड़ेगा और अब मेरी ऐसी उम्र भी नहीं है कि मैं कुछ नया बिजनेस शुरू कर पाऊं। अब जो कुछ भी हो तुम दोनों ही मेरा सहारा हो बेटा। तुम घबराओ मत पिताजी, अब हम दोनों अच्छी नौकरी में लग गए हैं। अब तुम्हें नौकरी करने की या नया बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तीनों बाप बेटे खूब अच्छी तरह रहते हैं और अब दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। बेटो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। या तो तुम्हें कोई पसंद है तो बोल दो, या फिर मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दूं। ये सुनकर दोनों खूब हंसने लगते हैं और बोलते हैं, दरअसल पिताजी बोलो बेटा, घबराओ मत। दरअसल पिताजी, हम दोनों ने अपनी अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ली है। भैया जिसको पसंद करते हैं उसका नाम पायल है और वो भैया के कॉलेज में भैया के साथ पढ़ती थी। और मैं जिसे पसंद करता हूँ उसका नाम आरती है और वो मेरे ही ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। अरे वाह बेटो, तो अब देर कैसी? मैं जल्दी ही पायल और आरती के माता पिता से मिलकर जल्दी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अनिल अपने दोनों बेटों की शादी अपनी अपनी पसंद की लड़की से करवा देता है और शादी के बाद भी वो सब एक साथ ही रहते हैं। कुछ साल तो अच्छे से बीत जाते हैं, लेकिन फिर दोनों बहुओं में झगड़े होने लगते हैं। देखो आरती, अपना काम अच्छे से करो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम भी समझ लो पायल, मुझसे बिना मतलब के बहस मत किया करो, वरना मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा।
ऐसे ही घर में अब छोटी छोटी बातों पर रोज झगड़े होने लगते हैं, कभी दोनों भाइयों में तो कभी दोनों बहुओं में। ये सब देखकर अनिल को बहुत बुरा लगता है। अब दोनों भाई अलग अलग रहने का निर्णय लेते हैं। भैया, अब मुझे लगता है कि हम दोनों भाइयों को अलग हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब हमें अपना अपना देख लेना चाहिए। मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम आज ही पिताजी से बात करेंगे कि ये घर बेच दें और हमें हमारा हिस्सा दे दें, ताकि हम अपना अलग अलग घर कर लें। अब हम साथ साथ नहीं रह पाएंगे। शाम को दोनों भाई पिताजी से बात करते हैं। पिताजी, हमें आपसे बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, हमने निर्णय लिया है कि अब हम एक साथ नहीं रहेंगे। आप ये घर बेच दो और हमें अलग कर दो, क्योंकि अब साथ रहना मुश्किल है। ये बात सुनकर अनिल को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, और मैं कहाँ रहूंगा बेटा? पिताजी, हमने ये सोचा है कि आप 6 महीने भैया के पास और 6 महीने मेरे घर में रहेंगे। इससे दोनों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। जब तुमने ये सोच ही लिया है तो जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर थोड़े दिनों में अनिल वो घर बेचकर दोनों भाइयों को अलग कर देता है और अनिल कभी 6 महीने किशन के पास तो कभी 6 महीने राम के पास रहने लगता है। लेकिन फिर थोड़े दिनों में ही अनिल को लेकर घर में दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों में झगड़ा होने लगता है। सुनो जी, मैं ये कहती हूँ कि पिताजी का पालन पोषण अब मुझसे नहीं होगा। तुम उन्हें अपने भाई के पास ही भेज दो और जो भी उनका खर्चा हो वो भी भिजवा दो, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी, कह देती हूँ तुम्हें। अनिल ये सब बातें सुन लेता है और उसको अब पुरानी बातें याद आती हैं कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। पर अब उसका क्या फायदा? आखिर दोनों भाइयों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया और अनिल के पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। यहाँ घर में बहुओं और बेटों के ताने खाने से अच्छा वो वृद्धाश्रम में ही रह लेता। दोनों भाई अनिल को वृद्धाश्रम छोड़कर दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। बेटों के जाने के बाद अनिल खूब रोता है। अनिल के दिन ऐसे ही वृद्धाश्रम में गुजरते हैं। थोड़े दिनों में अनिल का वहां पर एक दोस्त मिल जाता है जिसका नाम सुरेश था। वो भी अनिल की ही तरह अपने बेटों का सताया हुआ था, जो उसे यहाँ छोड़कर चले गए थे। एक दिन की बात है, अनिल और सुरेश बातें कर रहे थे। भाई सुरेश, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? क्या बताऊं भाई, मेरा एक बेटा है, लेकिन वो मेरी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है। इस बात से मैं परेशान हो गया था, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। काश मुझे एक बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो शायद मेरे बुढ़ापे का सहारा बनती। सुरेश की बात सुनकर अनिल बहुत दुखी होता है और गहरी सोच में पड़ जाता है और सुरेश उससे कहता है, भाई किस गहरी सोच में पड़ गए? कुछ नहीं भाई, बस पुरानी गलतियां याद आ गई। अनिल भाई, वहां सामने देखो, वो जो आपको दिखाई दे रही हैं वो इस वृद्धाश्रम के मालिक हैं, कैलाश सेठ, और उनके साथ में जो खड़ी है वो उनकी बेटी है सीता। सीता बहुत ही होनहार और दयालु लड़की है। वृद्धाश्रम का सारा काम सीता ही देखती है और वो हम सब अनाथ माता पिताओं का एक बेटी जैसा ध्यान रखती है। कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देती और कैलाश सेठ की सीता इकलौती बेटी है। तुम्हें पता है अनिल भाई, जब भी मैं सीता को देखता हूँ मुझे लगता है कि काश मुझे भी एक सीता जैसी बेटी होती, वो भी मेरा इतना ही ध्यान रखती। ये सारी बातें सुनकर अनिल बहुत दुखी हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन कहता है, मुझे माफ कर दो सुनीता, तुम्हारे लाख कहने पर भी मैं अपनी बेटी को एक चौराहे पर छोड़ आया। न जाने वो आज कहाँ होगी, जिंदा भी होगी कि नहीं पता नहीं। मैंने बहुत ही गलत किया है, शायद इसी की सजा मैं भुगत रहा हूँ, मैं इसी लायक हूँ। वृद्धाश्रम के मालिक कैलाश सेठ अनिल को रोते हुए देख लेते हैं। वो उनके पास आते हैं और कहते हैं, अरे भाई क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? आपको यहाँ कुछ तकलीफ तो नहीं है ना? कोई चीज की जरूरत है तो बताइए मुझे,
मैं अभी मंगवा देता हूँ। नहीं सेठ, मैं तो अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। जब सुरेश भाई ने मुझे आपकी बेटी सीता के बारे में बताया तो मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। अरे अनिल भाई, आपने तो कहा था आपके सिर्फ 2 बेटे ही हैं। क्या आपकी एक बेटी भी है? हाँ सुरेश भाई, बेटी है नहीं, बेटी थी, पर अब पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कहाँ है मतलब? कहीं खो गई है क्या? नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये सब मेरी छोटी सोच का नतीजा है। मुझे सिर्फ बेटे ही चाहिए थे। बेटा घर का चिराग होता है और माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनता है, और बेटी तो पराई होती है। बस मेरी यही सोच ने मुझे मेरी बेटी से अलग कर दिया। अलग कर दिया? खुलकर बताओ अनिल भाई। मेरी शादी होने के बाद हमारे घर भी पहले बेटी ही हुई थी, लेकिन मैं बेटे की चाहत में इतना अंधा था कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या पाप करने जा रहा था। पाप? कौन सा पाप? कैलाश सेठ, मैंने बिना कुछ सोचे समझे मेरी पत्नी के लाख मना करने के बाद भी गुस्से में मेरी बेटी को चौराहे पर छोड़ दिया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी मेरे साथ होती तो आज मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। मैंने जो पाप किए है उसकी सजा मैं आज भुगत रहा हूँ। अनिल की ये बात सुनकर कैलाश सेठ को बहुत दुख होता है। ये मेरी बेटी नहीं है। आज से 24 साल पहले नदी के किनारे मंदिर के पास मिली थी मुझे। तब मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमें उतना ही प्यार करती है। इत्तेफाक की बात है कि मैंने भी मेरी बेटी को 24 साल पहले मंदिर के पास नदी के किनारे ही छोड़ा था। अनिल की ये बात सुनकर कैलाश सेठ को थोड़ा गुस्सा आता है और वो वहां से निकलने ही वाला था कि उन्होंने अनिल से पूछा, क्या तुम्हें अपनी बेटी की कोई ऐसी निशानी याद आ रही है जिसे तुम उसे पहचान लो? जी हाँ, उसके बाएं हाथ और बाएं पैर में 5 नहीं 6 उंगलियां थी। अनिल की ये बात सुनकर कैलाश सेठ को विश्वास हो जाता है कि सीता उसी की बेटी है। ये सब बात सुनकर कैलाश सेठ वहां से चला जाता है और उनके जाने के बाद सीता वहां पहुंचती है और वो अनिल से कहती है, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं और मैं ही आपकी बेटी हूँ, ये मुझे पता चल गया है। लेकिन आपने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। एक पिता अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए और मैं उनकी बेटी ना होने पर भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दी। इसलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं। आज आपने जो भी उन्हें बोला है वो फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी नहीं देखा है। इतना कहकर सीता वहां से चली गई और अनिल सिर्फ आंखों में आंसू लेकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष दे रहा था। और दूसरे दिन सुबह अनिल किसी को भी बताए बिना वृद्धाश्रम छोड़कर चला जाता है।